अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। अगर आपने मेरे YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो YouTube चैनल्स को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुंच सके। आपको पता है कि हमने बायो की बुक स्टार्ट की हुई थी, उसका चैप्टर नंबर आज हमने क्या करना है 4 करना है। इस चैप्टर्स के अंदर हम वो सब कुछ करेंगे जो सबसे अहम है, इम्पोर्टेंट है टेस्ट के लिहाज से, पेपर के लिहाज से। वो चीज़ें आज हमने क्या करनी है, डिस्कस करनी है। शॉर्ट क्वेश्चंस आपको आगे बता दिए जाएंगे कि ये शॉर्ट क्वेश्चन इस तरह आता है और आएगा भी। तो हमारे चैप्टर का नाम क्या है, सेल साइकिल है। तो पहला सवाल ही उन्होंने लिख दिया कि सेल साइकिल क्या है, इसके मराहिल कौन से हैं और सेल डिवीज़न की इकसाम माइटोसिस और मियोसिस की किस तरह जानदारों की नशोनुमा और फदाइश में किरदार अदा करते हैं। तो सेल साइकिल क्या होता है, कह रहे हैं कि एक सेल की ज़िंदगी, जो एक सेल की ज़िंदगी होती है ना, जहाँ से उसकी शुरू होती है एक सेल की ज़िंदगी, एक सेल की ज़िंदगी के वाक़यात, यानी कि जिन जिन मराइल से वो होता है, वाक़यात के एक सिलसिले के तहत गुजरती हैं, जो सेल साइकिल कहते हैं। ज़ाहिर है जैसे हमारी ज़िंदगी गुजरती है, छोटे होते हैं फिर बड़े हो जाते हैं, शादी होती है, बच्चे होते हैं, बुढ़ापा आता है और फौत हो जाते हैं। तो इसी तरह सेल के भी ज़िंदगी के मुख्तलिफ वाक़यात होते हैं, उसके मुताबिक जो ज़िंदगी गुजारता है उसे सेल साइकिल कहा जाता है। ये सिलसिला सेल की नशोनुमा करता है, मवाद की तैयारी करता है और सेल की तकसीम पर मुश्तमिल होता है। अब जो सेल की डिवीज़न की दो इकसाम है, सेल की डिवीज़न की क्या है, दो इकसाम है। एक है माइटोसिस और दूसरा है मियोसिस। अब जो माइटोसिस होता है, ये अलहदा सवाल भी पूछा जाता है कि माइटोसिस से क्या मुराद है, तो आपने बताना है माइटोसिस में सेल्स अपनी जैसी नकूल बनाते हैं, यानी कि नकूल से क्या मुराद है, अपने जैसी कॉपियाँ तैयार कर लेते हैं। ये अमल जिसकी नशोनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी होता है। ये जो अमल है, जिस्म की जो नशोनुमा होती है ना, जिस्म में किस तरह बढ़ना, और अगर कोई सेल से टूट गया, फूट गया, मर गया किसी हादसाती तौर पर, तो उनकी मरम्मत करते हैं। मियोसिस का काम क्या है, कह रहे कि मियोसिस में सेल्स खसूसी सेल्स बनाते हैं। खसूसी का मतलब ख़ास सेल्स बनाते हैं जिनमें जीनाती मवाद आधा होता है। जीनाती मवाद का मतलब क्या, जीन्स वालदैन की खसूसियात बच्चों में मुंतकिल होती हैं और ये रिप्रोडक्शन के लिए ज़रूरी है। अब ये रिप्रोडक्शन क्या होता है, रिप्रोडक्शन एक ऐसा अमल होता है जिसमें जानदार जंसी तौलीद करके अपने जैसे जानदार पैदा करते हैं। अब इसकी अहमियत क्या है सेल डिवीज़न की, कह रहे हैं कि ये दोनों अमल जानदारों की नशोनुमा करते हैं, ज़ख़म भरते हैं और अगली नस्ल की वो खसूसियात मुंतकिल करने के लिए ज़रूरी हैं। तो ये था हमारे पास के सेल साइकिल क्या है, सेल साइकिल की डेफिनेशन, सेल डिवीज़न की तकसीम, माइटोसिस, मियोसिस और सेल की अहमियत। फिर हमारे पास अगला सवाल देखते हैं हम क्या है। ये भी अहम है सवाल, आपने इसको शॉर्ट के तौर पे भी याद रखना और लॉन्ग के तौर पे भी तैयार कर लेना है। जैसे कि हमारे पास है सेल साइकिल क्या है, ये ऊपर डेफिनेशन पढ़ ली। इसके मराहिल कौन से हैं, बड़े मराहिल जो हैं, और इंटरफेस के मुख्तलिफ मराहिल, यानी कि G2S और G1 में सेल में क्या तब्दीलियाँ रोनमा होती हैं। सेल साइकिल वही है जो हमने ऊपर डेफिनेशन कर ली। इंटरफेस क्या होता है, ये जो उन्होंने कहा ना इंटरफेस के मराहिल, इंटरफेस पहले क्या होता है, ये मरहला सेल साइकिल के मुकम्मल दुरानिया के कम अज़ कम 90% पर मुहीद होता है, यानी कि जिसमें सेल साइकिल मुकम्मल हो जाती है ना, होने के करीब होती है, 90% होता है। इंटरफेस के दौरान सेल अपनी स्पेशलाइजेशन के मुताबिक ज़िंदगी के अफ़ाल क्या होता है, काम सारे अंजाम देते हैं और नई डिवीज़न के लिए ख़ुद को तैयार करता है। इंटरफेस में 3 मराहिल होते हैं जो उन्होंने ऊपर बताए हैं। अब हमने उनके बारे में थोड़ा थोड़ा पढ़ना है और इस तरह हमारे पास वो लॉन्ग सवाल कंप्लीट हो जाएगा। कह रहे हैं कि हमारे पास G1, पहला मरहला क्या है हमारे पास, G1 फेज़। तो G1 फेज़ में हमें क्या कहते हैं, यहाँ G1 फेज़ कह रहे हैं कि ये मरहला माइटोसिस के बाद शुरू होता है। जब माइटोसिस हो जाती है ना, सेल तकसीम हो जाता है, उसके बाद होता है और इसे बढ़ोतरी का मरहला भी कहा जाता है। इस दौरान सेल अपनी प्रोटीन्स और आर्गन्स बनाते हैं जिससे इसकी जिसामत में इजाफा होता है। सेल ऐसे एंजाइम तैयार करता है जो अगले एस फेस में डीएनए की नकल के लिए ज़रूरी होता है। डीएनए क्या होता है, डी राइबो ऑक्सी न्यूक्लिक एसिड होता है। ये अकेला भी पूछा जाता है कि G1 मरहले से क्या मुराद है। फिर एस मरहला क्या होता है, यह भी अलहदा सवाल पूछा जा सकता है। तो इस मरहले में हर क्रोमोसोम्स के डीएनए की नकल
तैयार की जाती है, यानी कि डीएनए तैयार कर लिया जाता है, जिसके नतीजे में क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन हो जाती है, यानी कि डीएनए डबल हो जाता है। हर क्रोमोसोम 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स पर मुश्तमिल होते हैं। सेल में क्रोमोसोम्स की मुकम्मल तादाद डुप्लीकेशन से पहले ही रहती है, जितनी पहले थी उतनी ही रहेगी। अब इसका तीसरा मरहला जो होता है G2 फेस, इस मरहले में सेल अपनी नशोनुमा जारी रखता है, यानी कि सेल बढ़ता ही रहता है और माइटोसिस के लिए ज़रूरी प्रोटीन तैयार करता है। सेल डीएनए में किसी भी मुमकिन खराबी की जांच करता है और ज़रूरी मरम्मत करता है। सेल माइटोसिस की तैयारी के लिए अपने मवाद को दोबारा तरतीब देना शुरू करता है। तो आगे हमारे पास है सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न क्या होता है, बस आपने ये शॉर्ट के तौर पे तैयार कर लेना है। इंटरफेस के बाद सेल अपनी डिवीज़न फेस में दाखिल होता है और 2 डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाता है, यानी कि एक बड़ा सेल होता है और वो 2 छोटे छोटे सेल्स में तकसीम हो जाता है। सेल साइकिल का कंट्रोल किसके पास होता है, कह रहे हैं कि मखसूस जीन्स सेल साइकिल के तमाम मराहिल को कंट्रोल करते हैं। ये मराहिल एक तरतीब से वकूफ़ पज़ीर होते हैं ताकि सेल की सही नशोनुमा और तकसीम मुमकिन हो। तो ये आपने शॉर्ट के तौर पे भी तैयार कर लेना और लॉन्ग के तौर पर भी तैयार कर लेना। छोटे छोटे शॉर्ट में पढ़ेंगे तो लॉन्ग खुद ब खुद तैयार हो जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास है सबसे अहम लॉन्ग सवाल। सबसे अहम लॉन्ग सवाल है जो आपने करना है, बड़ा ही आसान है। कह रहे हैं कि यूकैरियोटिक सेल के सेल साइकिल के मराहिल बयान कीजिए। तो हमारे पास पहला क्या है, ऐसे कर लें ये। तो पहला हमारे पास मरहला है इंटरफेस। इसमें क्या होता है, सेल अपनी तकसीम की तैयारी करता है और जिसामत में बढ़ता है। सेल के डीएनए की रेप्लिकेशन भी होती है। फिर कह रहे G1 मरहला, इस सेल जिसामत में बढ़ता है और मामूल के अफ़ाल सारे अंजाम देता है, जो आम काम होते हैं वो तैयारी करता ही रहता है। सेल डीएनए की रेप्लिकेशन की तैयारी करता है। एस मरहला क्या होता है, सेल अपने डीएनए की रेप्लिकेशन करता है जिससे इसके जीनाती मवाद की एन नकल बन जाती है, बिल्कुल उसी तरह की नकल तैयार हो जाती है। G2 मरहला क्या होता है, सेल मज़ीद नशोनुमा करता है, यानी कि मज़ीद बढ़ता है। वो बात को यकीनी बनाता है कि तकसीम के लिए तमाम तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। वो इस बात को कंफर्म कर देता है कि आप सेल तकसीम होने के मराहिल में पहुंच गए, अब मुकम्मल तौर पे आप तैयारी कर लें कि ये तकसीम होने लगा है। फिर हमारे पास G0 फेस, ये लहदा भी सवाल पूछा जाता है कि G0 फेस क्या होता है। तो कह रहे हैं कि इस सेल अपने सेल साइकिल से बाहर निकल आता है, तकसीम रुक जाती है। अपने खसूसी अफ़ाल अंजाम देने के लिए तमाम सेल इस मरहले में नहीं दाखिल होते। डिवीज़न मरहला क्या होता है, सेल अपने जीनाती मवाद को 2 एक जैसे नए सेल्स में बराबर तकसीम कर देता है। फिर हमारे पास अगला सवाल है माइटोसिस क्या है। ये जो हमने अभी सवाल पढ़ा ना, बड़ा ही अहम लॉन्ग सवाल है, तो आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है। इसको क्या करना, आपने अच्छी तरह तैयार कर लेना है। अगला सवाल है हमारे पास, कह रहे हैं कि माइटोसिस क्या है। ये हमने डेफिनेशन पढ़ी हुई है। ये किन सेल्स से में होती है और प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीज़न माइटोसिस के लिए किस तरह मुख्तलिफ हैं। कह रहे हैं माइटोसिस सेल डिवीज़न की वो किस्म है जिसमें एक आबाई यानी कि पेरेंट सेल्स 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होता है। माइटोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद, कह रहे हैं माइटोसिस के दौरान हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद इतनी ही होती है जितनी के पेरेंट सेल्स में मौजूद होती है। इसका मतलब ये है कि जीनाती मवाद बराबर तकसीम होता है। माइटोसिस किन सेल्स में होती है, कह रहे हैं माइटोसिस यूकैरियोटिक के जिस्मानी यानी कि सोमैटिक सेल्स में होती है जो जिस्म की नशोनुमा और मरम्मत के लिए ज़रूरी है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में सेल डिवीज़न कैसे होती है, कह रहे प्रोकैरियोटिक सेल्स में तकसीम होकर एक जैसे सेल्स बनाते हैं, लेकिन इनकी तकसीम के वाक़यात माइटोसिस से क्या होते हैं, मुख्तलिफ होते हैं। इसीलिए प्रोकैरियोटिक की तकसीम को बाइनरी फिशन भी कहा जाता है। तो इस तरह हमारे पास ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला सवाल है हमारे पास, माइटोसिस के न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की तकसीम किन मराहिल में होती है।
और हर मरहले में क्या तब्दीलियाँ वाक़या होती हैं। कह रहे माइटोसिस के मराहल, पहले ये याद रखना कि कब किसने किया। कह रहे हैं कि 1880 की दहाई में एक जर्मन बायोलॉजिस्ट वेल्दर फ्लेमिंग ने माइटोसिस के मराहल दरियाफ्त किए। माइटोसिस के दो बड़े मराहल हैं, बड़ा ही अहम लॉन्ग सवाल है। कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की तकसीम होता है और साइटोकाइनेसिस साइटोप्लाज्म की तकसीम होती है। अब कैरियोकाइनेसिस क्या होता है। कह रहे हैं कि क्या ये न्यूक्लियस की तकसीम का अमल है जो मज़ीद चार मराहिल में होता है, प्रोफेज़ में होता है। प्रोफेज़ क्या होता है, इसके बारे में हमने जानना है। प्रोफेज़ कह रहे हैं कि प्रोफेज़ हमारे पास इस मरहले में क्रोमाटिन सिकुड़कर मोटे क्रोमोसोम्स में तब्दील हो जाते हैं। हर क्रोमोसोम्स में दो सिस्टर्स क्रोमेटिड्स होते हैं जो सेंट्रोमेयर से जुड़े होते हैं। न्यूक्लियर इनवेल्प और न्यूक्लियस टूट जाते हैं। सेंट्रोम्स दो हिस्सों में तकसीम होकर न्यूक्लियस की मुखालिफ सिमतों में चले जाते हैं। स्पेंडल फाइबर्स बनते हैं जो माइटोटिक स्पेंडल तश्कील देते हैं। पौधों में सेंट्रोसोम्स मौजूद नहीं होता। इनका स्पेंडल फाइबर साइटोप्लाज्म में मौजूद दीगर ढांचों से बनता है। फिर अगला मरहला हमारे पास क्या है, मेटाफेस। अब मेटाफेस क्या होता है। कह रहे हैं मेटाफेस कुछ स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के साथ जुड़ जाते हैं। ये स्पाइंडल फाइबर्स सेंट्रोमेयर के एक ख़ास मकाम काइनेटोकोर से जुड़ जाते हैं। दोनों तरफ से स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को सेल्स के वसत में तरतीब देते हैं, जैसे मेटाफेस प्लेट कहते हैं। फिर अगला मरहला हमारे पास क्या है, एनाफेस। एनाफेस क्या होता है, स्पेंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को खींचकर मुखालिफ किनारों की तरफ ले जाते हैं। इससे सिस्टर क्रोमेटिड अलग होकर आज़ाद क्रोमोसोम्स बन जाते हैं। हर नए क्रोमोसोम्स का एक जैसा सेट सेल के दोनों किनारों पर पहुंच जाता है। अब क्रोमोसोम्स के पीछे डेफिनेशन पढ़ी, ये धागानुमा साख्तें होती हैं जो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होती हैं, इन्हें क्रोमोसोम्स कहते हैं। टीलोफेज क्या होता है, क्रोमोसोम्स के दोनों सेटों के गिर्द नया न्यूक्लियर इनवेल्प बन जाता है। क्रोमोसोम्स दोबारा क्रोमेटिन में तब्दील हो जाता है। क्रोमेटिन क्या होता है, ये एक माया होता है। इस तरह दोनों नए न्यूक्लियाई ढांचे बनते हैं और सेल तकसीम के आखिरी मराहल में दाखिल हो जाता है। ये था हमारे पास माइटोसिस के दौरान न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म की तकसीम। इसमें हमने सिर्फ पढ़ा है कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस की तकसीम के बारे में हमने इसमें पढ़ा है। फिर आगे हमारे पास है साइटोकाइनेसिस के दौरान। अगला सवाल है हमारे पास, साइटोकाइनेसिस के दौरान जानवरों और पौधों के सेल्स में सेल डिवीज़न किस तरह मुख्तलिफ है। साइटोकाइनेसिस क्या होता है, साइटोकाइनेसिस का मतलब साइटोप्लाज्म की तकसीम, वो हमने न्यूक्लियस की पढ़ाई है। साइटो इस मरहले में पेरेंट सेल्स मुकम्मल तौर पर दो डॉटर सेल्स में तकसीम हो जाते हैं। जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होती है। कह रहे हैं सेल के ख़त इस्तवा में एक जुरी बन जाती है, यानी कि ख़त इस्तवा के मुराद दरमियान में, सेंटर में। जुरी के मुकाम पर साइटोप्लाज्म में माइक्रोफिलामेंट्स का एक रिंग तश्कील पाता है। ये रिंग सिकुड़ता है जिससे जुरी अंदर की तरफ बढ़ती है और पेरेंट सेल्स दो हिस्सों में तकसीम हो जाता है। पौधों में किस तरह होता है वो भी पढ़ लेते हैं। कह रहे हैं कि पौधों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। गोल्गी ऑपरेटर्स छोटी वेसिकल्स बनाता है। ये वेसिकल सेल्स के वस्त में आकर जम का मतलब क्या है, मिक्स हो जाता है, एक प्लेट बनाती है जिसे फ्रेगमोप्लास्ट कहते हैं। याद रखिएगा फ्रेगमोप्लास्ट से क्या मुराद है, तो आपने बताना कि पौधों के सेल में साइटोकाइनेसिस वेसिकल्स सेल्स के वस्त में आकर जम होकर एक प्लेट बनाती है जिसे फ्रेगमोप्लास्टिड कहते हैं। फ्रेगमोप्लास्ट आहिस्ता आहिस्ता फैल कर सेल की दीवार बनाता है। इस अमल के नतीजे में दो नए डॉटर सेल्स वजूद में आ जाते हैं। फिर हमारे पास अगला टॉपिक है माइटोसिस जानदारों के लिए क्यों ज़रूरी है और ये किन हयातियाती अमलों में मदद देता है। अहम लॉन्ग सवाल है, तो बड़ा ही आसान है, देखिएगा ज़रा। कह रहे हैं कि जानदारों की जिसामत में इजाफा दरअसल नए सेल्स बनने की वजह से ही होता है। नए सेल्स बनेंगे तो जिस्म बढ़ेगा ना। माइटोसिस के ज़रिए बनने वाले नए सेल्स बिल्कुल पहले से मौजूद सेल जैसे होते हैं, जिसकी बदौलत जानदारों की नशोनुमा मुमकिन होती है।
सेल्स की तब्दीली क्या है? कह रहे हैं हमारे जिस्म में मुसलसल बहुत से सेल्स मर रहे होते हैं, जैसे रेड ब्लड सेल्स, आंतों की दीवारों के सेल्स और जल्द के सेल्स। माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स बनते हैं जो मरने वाले सेल्स की जगह लेकर जिस्मानी फ़ाल को जारी रखते हैं। रीजनरेशन बड़ा ही अहम टॉपिक है कि कोई भी जानदार, रीजनरेशन का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ ख़राब हो गई, टूट गई, तो उसको दोबारा मरम्मत कर लेना। कुछ जानदार जिस्म के खोए हुए हिस्सों को दोबारा बना सकते हैं। इस अमल में माइटोसिस के ज़रिए नए सेल्स पैदा होते हैं जो जिस्म के बकिया हिस्से की मरम्मत या दोबारा तश्कील में मदद देते हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? यानी कि जानदारों को एसेक्सुअल में एक ही जानदार हिस्सा लेता है। बाद जानदार माइटोसिस के ज़रिए गैर जिनसी तौलीद करते हैं। मिसाल के तौर पर हाइड्रा बडिंग के ज़रिए अपनी नस्ल बढ़ाता है और इस दौरान माइटोसिस के ज़रिए सेल्स का एक मजमुआ बनता है जो साइज़ में बढ़कर एक नया हाइड्रा तश्कील देता है। ये आगे बड़ा ही अहम हमारे पास, ये भी शॉर्ट भी है, लॉन्ग भी है। माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की तकसीम में पैदा होने वाली गलतियों के क्या असरात हो सकते हैं और ये किस तरह कैंसर या बेकाबू सेल्स डिवीज़न का सबब बन सकती हैं? पहले आपने बताना है कि माइटोसिस की गलतियाँ क्या हैं। कह रहे बाद औक़ात माइटोसिस के एनाफेज मरहले के दौरान क्रोमोसोम्स के सिस्टर्स क्रोमटिड्स अलग नहीं हो पाते। इसके नतीजे में एक डॉटर सेल में दोनों सिस्टर क्रोमेटिड चले जाते हैं, यानी कि वो तकसीम नहीं होते, तो वो दोनों ही दूसरे जिस्म में चले जाते हैं, सेल में चले जाते हैं। दूसरे डॉटर सेल्स में कोई क्रोमेटिड नहीं जाता। माइटोसिस के दौरान क्रोमेटिड्स टूट भी सकते हैं जिससे जीनाती मसाइल पैदा होते हैं। जीनाती मसाइल से मुराद क्या है? जो कुदरती बीमारी के वालिदैन से बच्चों में मुंतकिल होती है उसकी बात कर रहे हैं। कैंसर्स और बेकाबू सेल डिवीज़न क्या होती है? ये बड़ा ही अहम टॉपिक है। कह रहे हैं माइटोसिस को कंट्रोल करने वाले जीन्स में म्यूटेशन हो जाती है तो सेल्स बेकाबू होकर मुसलसल तकसीम होने लगते हैं, यानी कि ये तकसीम होते ही रहते हैं, रुकते नहीं। इस बेकाबू तकसीम के नतीजे में क्या होता है? फिर कह रहे हैं सेल्स के ढेरों की शक्ल में रसौलियाँ बनती हैं। अगर रसौलियाँ अपनी जगह पर रहें तो इन्हें B9 ट्यूमर्स कहते हैं। याद रखिएगा B9 ट्यूमर्स क्या होते हैं। अगर रसौलियाँ अपनी जगह पर मौजूद रहें तो इन्हें B9 ट्यूमर्स कहते हैं। अगर ये ट्यूमर्स दूसरे टिश्यू पर हमला करें तो इन्हें मैलिगेंट ट्यूमर्स या कैंसर कहते हैं। B9 ट्यूमर्स का मैलिगेंट ट्यूमर्स में तब्दील होना और बीमारी के फैलाव को मेटास्टेसिस कहते हैं। ये 3-4 शॉर्ट क्वेश्चन बड़े ही अहम हैं, तो याद रखिएगा, बड़ा कमाल के बने हुए हैं सवाल। मियोसिस के दौरान, ये शॉर्ट क्वेश्चन है हमारे पास, ये वाला। कह रहे कि मियोसिस के दौरान पेरेंट सेल से बनने वाले डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद में क्या तब्दीली आती है? तो कह रहे हैं मियोसिस सेल डिवीज़न की वो किस्म है जिसमें बनने वाले हर डॉटर सेल में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स की निस्बत आधी होती है। मियोसिस में क्रोमोसोम्स कैसे तकसीम होते हैं? कह रहे मियोसिस के दौरान डिप्लॉइड पेरेंट सेल्स तकसीम होकर 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनाते हैं। डिप्लॉइड सेल्स वो होते हैं, अब डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? डिप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स की शक्ल में होमोलोगस जोड़े मौजूद होते हैं, और हैप्लॉइड सेल्स वो होते हैं जिनमें क्रोमोसोम जोड़ों में नहीं होते बल्कि इनकी तादाद आधी होती है। ये शॉर्ट क्वेश्चन है। डिप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? ये शॉर्ट क्वेश्चन मैंने टेस्ट में देना है। और हैप्लॉइड सेल्स क्या होते हैं? बड़ा ही अहम है, याद रख लेना है। फिर अगला हमारे पास क्या है सवाल। कह रहे हैं कि मियोसिस के मराहल कौन कौन से हैं? कह रहे हैं पहले हमने माइटोसिस के पढ़े, अब मियोसिस के पढ़ने हैं। कह रहे हैं कि जर्मन बायोलॉजिस्ट ऑस्कर हेडविग ने 1876 में मियोसिस को दरियाफ्त किया। मियोसिस में पेरेंट सेल्स 2 मरतबा तकसीम होता है जिसके नतीजे में 4 हैप्लॉइड डॉटर सेल्स बनते हैं। ये अमल 2 बड़ी डिवीजन पर मुश्तमिल होता है। मियोसिस 1 क्या होता है? मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स के हर जोड़े के क्रोमोसोम्स अलग हो जाते हैं जिसके नतीजे में हर डॉटर सेल्स में जोड़ों का सिर्फ एक क्रोमोसोम्स आता है। मियोसिस 1 के मज़ीद मराहिल हैं, जैसे कि हमारे पास है प्रोफेस 1। इस मरहले में क्रोमेटिन सिकुड़ कर क्रोमोसोम की शक्ल अख्तियार कर लेते हैं। मियोसिस से पहले DNA दुगना हो चुका होता है, यानी कि डबल हो चुका होता है, जिसकी वजह से हर क्रोमोसोम में 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आकर लंबाई के रुख एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। याद रखिएगा साइनेप्सिस क्या होता है? तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स करीब आकर लंबाई के रुख एक दूसरे से जुड़ जाते हैं जिसे साइनेप्सिस कहते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े को टेट्रेड कहा जाता है। ये भी याद रखिएगा। टेट्रेड्स क्या होता है? क्रोमोसोम्स के जोड़े को क्या कहते हैं? टेट्रेड कहा जाता है। फिर इसका आगे हमारे पास हिस्सा है क्याद मेटा क्या होता है? बड़ा ही अहम शॉर्ट क्वेश्चन है। कह रहे कि नॉन
नॉन सिस्टर्स क्रोमेटिड्स आपस में एक्स की शक्ल के अख्तियार कर लेते हैं, जिन्हें क्याद मेटा कहते हैं। क्याद मेटा के मकाम पर क्रॉसिंग ओवर का अमल होता है। अब क्रॉसिंग ओवर क्या होता है, ये भी डेफिनेशन आपने याद रखनी है कि जिसके ज़रिए क्रोमोसोम्स के हिस्सों का तबादला होता है और जीनाती मवाद में नई तरकीब बनना मुमकिन होती हैं। तबादला क्या होता है, एक जगह से दूसरी जगह एक चीज़ का मुंतकिल होना। तो इसका चौथा पॉइंट 7वां रह गया, कह रहे हैं कि इसके बाद न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेल्व तहलील हो जाते हैं। तहलील का मतलब क्या, टूट जाते हैं। सेंट्रोसोमा सेल्स के मुखालिफ किनारों की तरफ चले जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। फिर हमारे पास इसका दूसरा मरहला है मेटाफेस 1। मेटाफेस 1। अब मेटाफेस 1 में हमारे पास क्या होता है, कह रहे कि मेटाफेज 1 स्पाइंडल फाइबर्स के साथ जुड़े टेट्राहेड्रल सेल के ख़त इस्तिवा पर तरतीब पाते हैं, जिससे मेटाफेज प्लेट बनती है। हर होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े के साथ स्पाइंडल फाइबर्स जुड़े होते हैं जो इन्हें अलग करने के लिए तैयार रखते हैं। एनाफेज 1 में क्या होता है, कह रहे स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को मुखालिफ किनारों की तरफ खींचते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े अलग हो जाते हैं और हर जोड़े का एक क्रोमोसोम्स एक तरफ जबकि दूसरे क्रोमोसोम्स मुखालिफ किनारों की तरफ चले जाते हैं या चला जाता है। इस अमल के नतीजे में क्रोमोसोम्स के 2 हैप्लॉइड सेल्स बनते हैं, जिनमें हर क्रोमोसोम्स में अब भी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स मौजूद होते हैं। टीलोफेज क्या होता है, कह रहे स्पाइंडल फाइबर तहलील हो जाते हैं। तहलील का मतलब क्या होता है, टूट जाते हैं, मुख्तलिफ हिस्सों में डिवाइड हो जाते हैं और हर एप्लाइड क्रोमोसोम सेट के गिर्द न्यूक्लियर इन्वेल्व बन जाता है। क्रोमोसोम्स दोबारा क्रोमेटिन में तब्दील हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस का अमल मुकम्मल होने से 2 हैप्लॉइड्स डॉटर सेल्स वजूद में आते हैं। इस तरह हमारे पास मियोसिस का मरहला पहला मरहला कंप्लीट हुआ। आ गया, कह रहे मियोसिस 2 आ गया। हमारे पास टॉपिक क्या आ गया, मियोसिस 2 का मरहला आ गया, मियोसिस 2। अब वो कह रहे हैं कि मियोसिस 2 के दौरान क्रोमोसोम की तरतीब और तकसीम के मराहिल किन मराहिल से गुजरता है वो हमने बयान करना है। मियोसिस 2 के मराहिल माइटोसिस से मुशाबा रखते हैं, एक जैसे ही होते हैं तकरीबन। तो ये अमल दर्ज झैल मराहिल पर मुश्तमिल होता है। पर फेज़ 2 न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर इन्वेल्व गायब हो जाते हैं और क्रोमेटिन सुगड़ कर क्रोमोसोम्स की शक्ल इख्तियार कर लेता है। सेंट्रियोल सेल के किनारों की तरफ चले जाते हैं और स्पाइंडल फाइबर्स बनाते हैं। मेटाफेज 2 क्या करता है, स्पाइंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स के काइटोकोर्स के साथ जुड़ जाते हैं। क्रोमोसोम्स सेल के ख़त इस्तिवा पर तरतीब पाते हैं, जिससे मेटाफेज प्लेट बनती है। एनाफेज 2 में क्या होता है, स्पाइंडल फाइबर्स सिस्टर क्रोमेटिड्स को मुखालिफ किनारों की तरफ खींचकर अलग कर देते हैं। हर सिस्टर क्रोमेटिड अब एक अलग क्रोमोसोम्स बन जाता है। चौथा हमारे पास है टीलोफेज। अब टीलोफेज क्या करता है, कह रहे हैं कि क्रोमोसोम्स दोबारा खुलकर क्रोमेटिन में तब्दील हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेल्व दोबारा बन जाता है। साइटोकाइनेसिस मुकम्मल होने से 4 हैप्लॉइड्स डॉटर सेल्स बनते हैं, जिनमें क्रोमोसोम्स की तादाद आधी होती है। आगे हमने पढ़ना है मियोसिस में डिसजनेक्शन और नॉन डिसजनेक्शन में क्या फ़र्क है। नॉन डिसजनेक्शन जानदारों पर किस तरह असरअंदाज होते हैं, बड़ा ही अहम है। ये पहले शॉर्ट डेफिनेशन पूछी जाती है कि डिसजनेक्शन और नॉन डिसजनेक्शन में क्या फ़र्क है, तो याद रखिएगा, बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है, तो ये टेस्ट में आएगा। तो कह रहे हैं कि हमारे पास मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, जबकि मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। मियोसिस 1 में क्रोमोसोम्स एक दूसरे से अलग होते हैं और मियोसिस 2 में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं। इस अमल को डिसजनेक्शन कहा जाता है, जो क्रोमोसोम्स की दुरुस्त तकसीम के लिए ज़रूरी है। नॉन डिसजनेक्शन क्या है, बाज़ औक़ात क्रोमोसोम्स या सिस्टर क्रोमेटिड दुरुस्त तौर पर अलग नहीं होते, यानी कि सही नहीं होते। ऊपर तो हो जाते हैं, यहाँ पर सही तौर पर अलग नहीं होते, जिससे नॉन डिसजनेक्शन कहा जाता है। इसकी वजह से गैमेट्स में क्रोमोसोम्स की तादाद नॉर्मल से ज़्यादा या कम हो जाती है। नॉन डिसजनेक्शन के असरात क्या होते हैं, अगर ऐसे गैर मामूली गैमेट्स का आपस में मिलाप हो जाए तो ज़ाइगोट में क्रोमोसोम्स की तादाद दुरुस्त नहीं होती। तो फिर क्या होता है, अगर ऐसा दुरुस्त नहीं होंगे तो क्या होगा, फिर कह रहे हैं कि
अगर ये अब नॉर्मल ज़ायगोट नशोनुमा पाता है तो नतीजे में बनने वाला जानदार शदीद तबई मसाइल का शिकार हो सकता है। उसे यानी कि कोई बीमारी हो सकती है कुदरती, जैसे कि डाउन सिंड्रोम। अब याद रखना डाउन सिंड्रोम क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स 21 की ट्राइसोमी की वजह से होता है। टर्नर सिंड्रोम क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स की अदम मौजूदगी की वजह से होता है। तो ये याद रखना है, डाउन सिंड्रोम क्या होता है और टेंडर सिंड्रोम क्या होता है। मियोसिस और माइटोसिस में क्या मुवासलतें पाई जाती हैं, उनमें एक जैसी चीज़ें क्या हैं, उनका हमने मुवाजना करना है। तो चलें देखते हैं मियोसिस और माइटोसिस में मुवाजना। तो वो कह रहे हैं कि हमारे पास मुवासलत में डीएनए रेप्लिकेशन यानी कि मियोसिस में भी और माइटोसिस में भी डीएनए क्या होता है, अपनी कॉपी तैयार करता है। पेरेंट सेल्स की खसूसियात कह रहे हैं कि दोनों अमल ऐसे पेरेंट सेल से शुरू होते हैं जिनमें क्रोमोसोम्स जोड़ों की शक्ल में मौजूद होते हैं। प्रोफेज में तब्दीलियाँ भी, जैसी तब्दीलियाँ मियोसिस में होती हैं वैसे ही माइटोसिस में होती हैं। दोनों में प्रोफेज के दौरान क्रोमेटिन सिकुड़ता है और क्रोमोसोम्स वादिया हो जाता है। स्पेंडल फाइबर्स, स्पेंडल्स एयर पेरेंट्स क्या होते हैं, ये दोनों स्पेंडल्स एयर पेरेंट्स बनाता है, जो कि एयर पीरियड्स बनाता है, जो क्रोमोसोम्स की हरकत और तकसीम में मदद देता है। तकसीमी मराहिल इनमें तकरीबन एक जैसे ही होते हैं। कौन कौन से तकसीमी मराहिल इसमें कह रहे हैं कि दोनों अमल में प्रोफेज भी होता है, मेटाफेज भी होता है, एनाफेज भी होता है और टीलोफेज भी होते हैं। ताहम मियोसिस में दो बड़े मराइल होते हैं, मियोसिस 1 और मियोसिस 2। ये थोड़ा सा सिस्टर क्रोमेटिड्स की अलहदगी, दोनों में सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं, लेकिन माइटोकस में ये एनाफेज के दौरान होता है और मियोसिस में ये एनाफेज 2 के दौरान होता है। साइटोकाइनेसिस, दोनों के अख्ताम पर साइटोकाइनेसिस होती है, जिसमें साइटोप्लाज्म तकसीम होकर नए सेल्स बनाता है। तो ये था मुमासलत। अब हमने क्या करना है, इनका फ़र्क करना है। तो ये फ़र्क लॉन्ग सवाल बड़ा ही अहम है जो अब हम करने लगे हैं। माइटोसिस और मियोसिस के सेल्स में फ़र्क क्या है, तो ये याद करना है। लॉन्ग सवाल है हमारे पास, बड़ा ही काम का है। तो इसमें हमारे पास क्या कहते हैं, माइटोसिस में क्या होता है, एक पेरेंट सेल सिर्फ एक बार तकसीम होता है और 2 डॉटर सेल्स पैदा होते हैं। एक पेरेंट सेल 2 बार तकसीम होता है और 4 डॉटर सेल्स बन जाते हैं। मियोसिस क्या होता है, माइटोसिस एक बार तकसीम होता है, 2 सेल्स बनाता है। मियोसिस 2 बार तकसीम होता है और 4 सेल्स बनाता है। फिर अगला पॉइंट है हमारे पास इसका। अगले पॉइंट में हमें क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि डॉटर सेल्स क्या करते हैं, डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स के बराबर रहती है। डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद पेरेंट सेल्स की निस्बत आधी होती है, वो बराबर रहती है, ये आधी हो जाती है। तग़य्युरात पैदा नहीं होते, यानी कि कम ज़्यादा या कुछ चेंजिंग नहीं आती। क्रॉसिंग ओवर की वजह से तग़य्युरात पैदा होते हैं। सोमैटिक सेल्स में होती है और ये क्या होता है, जर्म लाइन सेल्स में होती है। जर्म लाइन सेल्स जो होती है उसमें होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जुड़े नहीं होते, होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े बनाते हैं। प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर नहीं होती, प्रोफेज के दौरान क्रॉसिंग ओवर होती है। 2 स्पाइंडल फाइबर्स पर एक क्रोमोसोम्स तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। 2 स्पाइंडल फाइबर्स होमोलोगस क्रोमोसोम्स के जोड़े तरतीब पाकर मेटाफेज प्लेट बनाते हैं। एनाफेज के दौरान क्रोमोसोम्स टूट जाते हैं और इनफरादी क्रोमेटिड्स को किनारों की तरफ खींचा जाता है। एनाफेज 1 के दौरान इनफरादी क्रोमोसोम्स को किनारों की तरफ खींचा जाता है। हर तकसीम मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइज की नशोनुमा और बका के लिए ज़रूरी है। ये तकसीम सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के लिए, जानदारों में गैमेट्स बनाने के लिए और पौधों में स्पोर्स बनाने के लिए होती है। तो ये आपके पास एक लॉन्ग सवाल था जो आपने करना है और बड़े ही ध्यान से करना, बड़ा ही आसान है, बच्चों वाला काम है, लॉन्ग सवाल है, ये टेस्ट में भी आएगा। इस तरह हमारे पास ये जो चैप्टर था ख़त्म हो गया। अब उसके जो हमने करने हैं मश्की सवालात में MCQs हैं वो देखते हैं। चैप्टर हमारा ख़त्म हो गया, अब हमने MCQs करने हैं। अब हमने इसके क्या करने हैं, MCQs करते हैं। सेल साइकिल के किस मरहले में सेल में सबसे ज़्यादा बढ़ोतरी होती है, तो वो हमारे पास है G1 फेस, G
वन फेज। सेल साइकिल के किस मरहले में क्रोमोसोम्स डुप्लीकेट होते हैं? तो वो हमारे पास है एस फेस में। दर्जा झैल में से कौन सी खसूसियत माइटोसिस की निस्बत नहीं है? तो वो हमारे पास है डॉटर सेल्स में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी हो जाती है। फिर आगे हमारे पास है चौथा देखते हैं, माइटोसिस के किस मरहले में क्रोमोसोम्स के दरमियान तरतीब पाते हैं? तो वो हमारे पास है मेटाफेस। वो क्या हमारे पास है? मेटाफेस है। कह रहे हैं कि अगर आप किसी सेल्स का मुशाहिदा करते हैं जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दो क्रोमेटिड सेल्स के सेट के गिर्द दोबारा बन रही हो, तो ये सेल साइकिल का कौन सा मरहला कहलाता है? तो ये सेल साइकिल का टीलोफेज मरहला कहलाता है। सेंट्रोसोम्स माइटोसिस में क्या किरदार अदा करता है? माइटोटिक स्पेंडल बनाता है। फिर हमारे पास है सातवां, कह रहे किन मराहिल में सेंट्रोसोम्स माइटोटिक स्पेंडल बनाते हैं? जानवरों के सेल में बनाते हैं। एक जानदार में 4 जोड़े क्रोमोसोम्स हैं। मियोसिस के बाद हर डॉटर सेल में कितने क्रोमोसोम्स और कितने क्रोमेटिड्स रह जाते हैं? तो वो हमारे पास क्या 4 क्रोमोसोम्स और 8 क्रोमेटिड्स बाकी रहते हैं। फिर हमारे पास है 9वां, किस वाक्य का ताल्लुक सिर्फ मियोसिस से है? किस वाक्य का ताल्लुक सिर्फ मियोसिस से है जबकि माइटोसिस में ऐसा नहीं होता? तो क्रॉसिंग ओवर है, क्रॉसिंग ओवर। इसका 10वां रह गया हमारे पास, जो कह रहे हैं कि 10वां हमारे पास है सिर्फ कह रहे हैं कि मियोसिस 1 के बाद मियोसिस 2 क्यों ज़रूरी है? ऑप्शन है बे सिस्टर क्रोमेटिड को अलग करने के लिए, ऑप्शन है जी में हमारे पास करेक्ट उसका। फिर आगे हमने क्या करना है, इसकी एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन करने हैं जो हमें दिए गए हैं। चलो देखते हैं। हाँ, ये छोटे छोटे हमारे पास सवाल हैं जो एक्सरसाइज में हमें दिए गए हैं, वो हमने क्या करने हैं? हल करने हैं, उनको पढ़ना है। ज़्यादा हम ये होते हैं उनको अच्छी तरह कर लेने हैं आपने। कह रहे हैं कि हमारे पास ऐसे इंटरफेस के G1 मरहले के दौरान होने वाले वाक़यात की फ़हरिस्त बनाएं। तो कह रहे हैं G1 मरहले में सेल की नशोनुमा होती है, ऑर्गेनल्स बनते हैं, प्रोटीन्स और एंजाइम्स की तरकीब होती है और सेल डिवीज़न के लिए तैयारी होती है। सेल साइकिल की एस फेज़ का अहम मकसद क्या है? एस फेज़ का बुनियादी मकसद DNA की नकल है, यानी कि रेप्लिकेशन, कॉपी तैयार करना ताकि हर बेटी सेल्स को मुकम्मल जिनाती मवाद मिल सके। माइटोसिस के किस मरहले के दौरान सिस्टर क्रोमेटिड अलग होते हैं? तो माइटोसिस के एनाफेज़ में क्या है? एनाफेज़ में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर मुखालिफ कुतुबों की तरफ चले जाते हैं। मियोसिस में होने वाली क्रॉसिंग ओवर किस तरह जिनाती तनाव में मदद करती है? कह रहे क्रॉसिंग ओवर के दौरान होमोलोगस क्रोमोसोम्स जिनाती मवाद का तबादला करते हैं जो जिनाती तनाव में इजाफा करता है। माइटोसिस में स्पेंडल फाइबर्स का क्या किरदार है? स्पेंडल फाइबर्स क्रोमोसोम्स को कुतुबीन की तरफ खींचने में मदद देते हैं और सेल डिवीज़न को मुनज़्ज़म करते हैं। छठा सवाल, जानवरों के सेल्स में क्या है हमारे पास? छठा सवाल है, जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस पौधे के सेल से कैसे मुख्तलिफ है? कह रहे जानवरों के सेल्स में साइटोकाइनेसिस सेल मेम्ब्रेन की अंदरूनी तह से होती है जबकि पौधों में सेल प्लेट बनती है। माइटोसिस के प्रोफेज मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 में क्या फ़र्क है? कह रहे प्रोफेज 1 मियोसिस में होमोलोगस क्रोमोसोम्स जोड़े में होते हैं और क्रॉसिंग ओवर होते हैं, जबकि प्रोफेज में ये अमल नहीं होता। क्रोमोसोम्स की तादाद के अतबार से मियोसिस कैसे माइटोसिस से मुख्तलिफ है? मियोसिस में क्रोमोसोम्स की तादाद आधी रह जाती है जबकि माइटोसिस में वो बरकरार रहती है। शॉर्ट सवाल है, बड़े आसान है, आधी लाइन के हैं, तो ये पेपर में ज़्यादा अहम होते हैं एक्सरसाइज के सवाल। माइटोसिस में क्वेश्चन नंबर 11 और 9, माइटोसिस में एनाफेज के अहम वाक़यात कौन से हैं? तो कह रहे हैं कि एनाफेज में सिस्टर क्रोमेटिड्स अलग होकर मुखालिफ कुतुबों की तरफ जाते हैं और सेल्स के तकसीम होने की तैयारी होती है। क्वेश्चन नंबर 10, सेल डिवीज़न के दौरान सेंट्रोसोम्स का क्या किरदार होता है या क्या काम है?
कह रहे हैं कि सेंट्रोसोम स्पाइंडल फाइबर्स बनाने में मदद देते हैं जो क्रोमोसोम्स की हरकत को कंट्रोल करते हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स क्या हैं और मियोसिस के दौरान ये कब अलग होते हैं? सिस्टर क्रोमेटिड एक ही क्रोमोसोम्स की नकलशुदा कापियाँ होती हैं और मियोसिस 2 के एनाफेज में अलग होती हैं। माइटोसिस का रीजनरेशन के अमल से क्या ताल्लुक़ है? कैरियोकाइनेसिस न्यूक्लियस की तकसीम का अमल है जो माइटोसिस के दौरान क्रोमोसोम्स की मुनज़्ज़म तकसीम को यकीनी बनाता है। इस तरह हमारे पास जो पूरा चैप्टर था उसके शॉर्ट क्वेश्चन भी हो गए, एमसीक्यूज़ भी हो गए और उसकी सारी थ्योरी भी हमने पढ़ ली। तो ये बड़ा ही आसान है, अगर बुक से करेंगे तो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा उसमें थ्योरी। इसमें हमने आपको सवाल बना के दे दिए गए, ये नोट्स भी मैंने तैयार किए हुए हैं तो वहाँ से आपको समझा रहा हूँ। ये मेरी अपनी बुक भी है पब्लिश की हुई, तो वहाँ से आप ये कर भी सकते हैं सारा नेट के ऊपर से। तो ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा क्या कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि दूसरे बच्चों का भी क्या हो जाए, भला हो जाए। और आप यहाँ ध्यान से ख़ास तौर पर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन देखें, एमसीक्यूज़ देखें और जो आपको लॉन्ग सवाल के तौर पर वीडियो में बताया गया उसके ऊपर ख़ास तवज्जो दें। इंशाल्लाह आपको क्या होगा, तैयारी करने में बड़ी आसानी होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।